हाँ भाई, तो एक रॉड रखी हुई थी हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर m, और एक 2m मास की बॉल चल के आ रही है v0 वेलोसिटी से, जो उसे एंड पे स्ट्राइक करती है। E की वैल्यू 0 दी गई है। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा सिस्टम के, और ओमेगा बताना है अबाउट सेंटर ऑफ मास, और बताना है स्पीड ऑफ 2m जस्ट आफ्टर कोलिजन। तो सबसे पहली चीज तो लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। पी इनिशियल ये हो जाना चाहिए पी फाइनल। तो फाइनली कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि पार्टिकल रॉड के ऊपर स्टिक कर जाएगा। यहाँ पे यहाँ हमारी रॉड का सेंटर ऑफ मास है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में आएगा, इनके बीच में आएगा। अब आपको पता है कि रॉड का मास तो m दिया गया है और इसका मास 2m है। अब ये जो इनके बीच की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है l/2। तो ये डिस्टेंस इनवर्स रेशियो ऑफ मासेस में डिवाइड होती है, ये हमने पढ़ा था सेंटर ऑफ मास में। यानी कि ये डिवाइड हो जाएगी 2:1 के रेशियो में। तो अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस अगर मैं x बोल देता हूं, तो x की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी 2/3 ऑफ l/2, यानी कि l/3। यानी x की वैल्यू l/3 है, तो फिर बॉल से सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी l/2 माइनस l/3, यानी कि l/6। तो आपके पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो कुछ ऐसी होगी। ये पूरी रॉड, यहाँ पे 2m मास का पार्टिकल स्टिक कर गया है और यहाँ सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, पूरे सिस्टम का, ठीक है ना, जिसकी डिस्टेंस कॉर्नर से l/6 है, और यहाँ रॉड का सेंटर है, और ये सेंटर ऑफ मास सिस्टम का किसी स्पीड से चल रहा होगा v/c/m। तो मोमेंटम कंजर्व अगर हम करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम बॉल के पास था सिर्फ, तो उसका हो जाएगा मोमेंटम 2m इंटू v0। ये हो जाना चाहिए। फाइनली टोटल मास सिस्टम का हो जाएगा 3m, और वेलोसिटी है v/c/m। सॉल्व करने से v/c/m की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाती है 2v0/3, यानी पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा 2v0/3 से। क्लियर है? अगली चीज जो हमें निकालनी है वो निकालनी है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और मैंने कहा था बेस्ट लाइन कौन सी होगी जिसके अबाउट आप कंजर्व करो, सिस्टम का जो नया सेंटर ऑफ मास है उस लाइन पर कोई पॉइंट ले लो O, और उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो। तो इस पॉइंट के अबाउट अगर देखा जाए, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि इस लाइन पे लाई कर रहा है जहां ये डिस्टेंस है आपकी l/6। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम बॉल का अगर मैं पॉइंट O के अबाउट लिखता हूं तो वो हमें मिल जाएगा कितना, 2m इंटू v0, ये हो गया मोमेंटम, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/6, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। फाइनल में क्योंकि हमने उस लाइन के अलोंग पॉइंट लिया है जिस लाइन के अलोंग सेंटर ऑफ मास चल रहा है, तो फिर r क्रॉस p वाला कंपोनेंट तो गायब हो जाता है और सिर्फ क्या बचता है, I अबाउट सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा। तो अब रॉड का सेंटर ऑफ मास इधर है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर है, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया c पॉइंट के अबाउट अगर हम लिखें, बेसिकली मैं लिख रहा हूं I ऑफ रॉड अबाउट c प्लस I ऑफ बॉल अबाउट c इंटू ओमेगा। अब इनको मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से लिख दूंगा। यहां हमें मिल गया mv0 l/3 इज इक्वल टू I ऑफ रॉड, खुद के सेंटर के अबाउट ml²/12 प्लस m, ये डिस्टेंस l/3 आ चुकी है हमारे पास, तो प्लस l/3 का होल स्क्वायर, प्लस बॉल की डिस्टेंस l/6 है, तो 2m इंटू l/6 का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा। ये लिखा था जिन्होंने भी आंसर दिया है, बोलो भाई सही किया था? तो ये आपको मिल गया है mv0 l/3, ये होना चाहिए ml²/12 प्लस ml²/9 प्लस ml²/18 इंटू ओमेगा। और सॉल्व करने से ओमेगा आपको कितना मिल जाता है,
ये हमें मिल जाएगा कितना, 4v0/3l। ये आ गई भाई एंगुलर वेलोसिटी। अब चलते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर। तीसरे पार्ट में पूछा गया है 2m मास की टोटल वेलोसिटी। ठीक है ना। 2m मास की टोटल वेलोसिटी निकालने के लिए आप सिचुएशन देखो जरा, रॉड की स्थिति क्या है। रॉड इस तरह से है, ठीक है ना, और ये रॉड का सेंटर है, यहाँ पे 2m मास है, और सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ऊपर जा रहा है VCOM से, और पूरा सिस्टम अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा होगा ओमेगा से भी। ये डिस्टेंस जो है ये है L/6। तो इस 2m मास के पास कौन कौन सी वेलोसिटी होगी? इस 2m मास के पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो होगी ही होगी, प्लस इस रोटेशन की वजह से r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा, जहां r है L/6 इंटू ओमेगा, ये वेलोसिटी भी होगी क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो हमने ऐड कर दिया। तो टोटल वेलोसिटी जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी VCOM प्लस ओमेगा L/6। वैल्यूज पुट कर देते हैं। V सेंटर ऑफ मास हम निकाल चुके हैं, वो आया था 2v0/3 प्लस ओमेगा आ गया है 4v0/3l इंटू L/6। ठीक है ना, ये मिल जाएगा आपको 2v0/3 प्लस 2v0/9, है ना। तो V टोटल की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, ये आपको मिल जाएगा 8v0/9। सही है क्या? ये हमें मिल जाती है वेलोसिटी मास 2m की। ठीक है, एक तो ये थोड़ी सी लेंदी हो जाती है प्रॉब्लम्स, इसलिए अच्छी हो जाती है। दूसरी चीज, इसमें कॉन्सेप्ट काफी यूज हुए हैं। एक, आपको सेंटर ऑफ मास सही से निकालना होगा। दूसरा, आपको लीनियर मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए। फिर आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना आना चाहिए। फिर आपको पार्टिकल की नेट स्पीड निकालनी भी आनी चाहिए, अगर लीनियर वेलोसिटी भी है और एंगुलर वेलोसिटी भी है तो। क्लियर? बोलो भाई। तो अब इसकी और एप्लीकेशन हम देखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, पर उससे पहले अब हमें स्टार्ट करना होगा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रोटेशन के लिए। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, वो है रोलिंग। ठीक है ना। तो रोलिंग किसे कहा जाता है? बेसिकली अ राउंड ऑब्जेक्ट या फिर अ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। बेसिकली अगर आपके पास एक रिंग है, एक डिस्क है, ठीक है, सिलेंडर है, ये सभी लोग बेसिकली एन ऑब्जेक्ट दैट undergoes translation that undergoes translation as well as rotation basically CTRM जिसे हम कहते हैं, उसे आप कहते हो रोलिंग। ठीक है ना। तो अभी हम रोलिंग शब्द यूज अगर करेंगे तो आपके पास ऐसी कोई ऑब्जेक्ट होगी। अब ये रिंग हो सकती है, ठीक है ना, ये डिस्क हो सकती है, ये सिलेंडर हो सकता है, या एक स्फीयर हो सकता है, हॉलो सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो एक तो इसका सेंटर ऑफ मास मूव करेगा किसी स्पीड से, और ये पूरी चीज घूमेगी भी किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहते हो? रोलिंग कहते हो। बात समझ आई कि नहीं? तो अगर ऐसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटी की बात अगर करें, जो अलग अलग पॉइंट्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लो मेरे पास ये सर्कुलर ऑब्जेक्ट है जिसका सेंटर ऑफ मास आगे बढ़ रहा है VCOM से, और पूरी चीज घूम रही है ओमेगा से, और मान लेता हूं कि इसकी रेडियस है R। तो 4 पॉइंट्स पे मैं फोकस करूंगा मोशन को समझने के लिए। ठीक है ना, कुछ इस तरह से। मैंने एक पॉइंट ले लिया है सबसे ऊपर A, एक आगे ले लेते हैं B, एक लोएस्ट पॉइंट में ले लेता हूं C, और एक लेफ्ट में पॉइंट है D। अब क्योंकि सेंटर ऑफ मास VCOM से चल रहा है तो सबके पास एक स्पीड तो होगी ही, जिसे हम कह सकते हैं VCOM। ये तो ट्रांसलेशन की डेफिनेशन है कि जो भी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की होगी लीनियर,
हर पार्टिकल के पास वो वेलोसिटी तो रहती ही है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? और एक प्योर रोटेशन होने की वजह से, जो रोटेशनल मोशन हो रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्योर रोटेशन, उसकी वजह से एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी आएगी। क्योंकि आपको पता है रोटेशन की वजह से हमें क्या मिलता है, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलती है जो होती है आर ओमेगा। तो क्योंकि पूरी चीज घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक पॉइंट के पास, ए पॉइंट जो है उसके पास रोटेशन की वजह से जो टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी? बताइए क्या होगी उसकी डायरेक्शन? राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, क्या डायरेक्शन होगी? तो वो भी क्या आ जाएगी मेरे भाई? राइट ही आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कॉमन सेंस है ये। बी के पास किधर आएगी? टेंजेंशियल वेलोसिटी बनानी है क्योंकि आपको, तो टेंजेंशियल अगर मैं बी के लिए बनाता हूं तो वो नीचे आएगी आर ओमेगा। सी के लिए अगर मैं बनाता हूं तो वो पीछे आएगी आर ओमेगा। और सिमिलरली डी के लिए अगर मैं बनाता हूं तो वो ऊपर आएगी आर ओमेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी कि अगर ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी में लिखना चाहूं तो ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? ए पॉइंट की नेट वेलोसिटी होगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस आर ओमेगा, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में है। जबकि बी पॉइंट की नेट स्पीड अगर कैलकुलेट की जाए तो वो कुछ इस तरह से बीच में आएगी और उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ वी सी एम का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। दो वेलोसिटी है तो दोनों का मैंने क्या कर दिया, रिजल्टेंट निकाल दिया। सिमिलरली सी पॉइंट की वेलोसिटी अगर निकाली जाए तो वो होगी वी सी एम माइनस आर ओमेगा। और सिमिलरली डी पॉइंट और बी पॉइंट तो एकदम सेम तरीके के हैं, बस इनकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अलग रहेगी। और वो भी आएगी हमारे पास अंडर रूट ऑफ वी सी एम का स्क्वायर प्लस आर ओमेगा का स्क्वायर। सही है कि नहीं? तो इस तरह से हम किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी भी पॉइंट की नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करके बता सकते हैं, है कि नहीं? डिपेंड करेगा ओमेगा किस तरफ है और वीसीएम की वैल्यू क्या है। अब मैं बात कर रहा हूं रोलिंग की। तो यहां पे तीन टाइप की रोलिंग होती है, टाइप ऑफ रोलिंग, ठीक है ना? तीन सिचुएशन में कवर करने वाला हूं। तो तीन तरह की रोलिंग के बारे में हम डिस्कस करते हैं। और टाइप ऑफ रोलिंग बेसिकली डिपेंड करती है ऑन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो अगर तीन तरह से मैं रोलिंग ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मान लो एक ये, एक ये और एक ये, तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना? मैंने थोड़ा सा कांटेक्ट सरफेस को ऊपर बनाया है ताकि क्लियरली हम देख सकें, बस इसलिए, ठीक है ना? मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास की स्पीड वी सी ओ एम है तीनों ही केसेस में, वी सी ओ एम, वी सी ओ एम। और तीनों ही केसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो ओमेगा से घूम रही है। क्लॉकवाइज सेंस में मैं ओमेगा ले रहा हूं और मैंने कह दिया है कि ऑब्जेक्ट की जो रेडियस है वो आर है। तो कौन सा पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में जो पॉइंट है वो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अरे है कि नहीं? अभी जस्ट हमने देखा था कि सी पॉइंट के पास जो वेलोसिटी होती है वो दो कारणों से होती है, एक तो वीसीओएम और एक रोटेशन की वजह से आर ओमेगा, है कि नहीं? तो तीनों सेम ही डायग्राम है तो मैंने ड्रॉ कर देता हूं, वीसीओएम और आर ओमेगा। अब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द रिलेशन बिटवीन वी और आर ओमेगा, हम टाइप ऑफ मोशन डिफाइन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वी नेट जो मैंने निकाला था सी पॉइंट के लिए, उसकी वैल्यू आई थी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास माइनस आर ओमेगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है कि नहीं? तो अगर केस ए की बात की जाए, अगर आप केस ए की बात करो और मैं बोल देता हूं कि मान लो वी सी ओ एम इज ग्रेटर देन आर ओमेगा,
तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि लोएस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? लोएस्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? हम देख सकते हैं कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो लोएस्ट पॉइंट है उसके पास वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। यह है आपका वी नेट, क्योंकि मैंने अभी कहा है कि VCOM, इसके पास दो वेलोसिटी, आगे VCOM पीछे आर ओमेगा। अगर VCOM आर ओमेगा से बड़ा है तो फिर ऑब्जेक्ट के पास नेट वेलोसिटी आगे आएगी। तो क्या ये ऑब्जेक्ट स्लिप करेगी? क्या ये ऑब्जेक्ट स्लिप करेगी? जी हां, ग्राउंड तो रेस्ट पे है, पर उसके साथ जो पॉइंट कांटेक्ट पे है उसके पास एक नेट वेलोसिटी आगे की तरफ है। तो ऐसी सिचुएशन को जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन किसे कहा जाता है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर कांटेक्ट पॉइंट के पास वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के अलोंग हो और वो कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लिप कर रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है फॉरवर्ड स्लिपिंग। ऐसी सिचुएशन तब अकर होती है जब ऑब्जेक्ट चल ज्यादा तेज रही है पर उतनी तेज घूम नहीं रही है। तो ऐसे केस में अगर स्लिपिंग हो रही है और आपका जो सरफेस है वो अगर रफ है, तो अगर मैं पूछूं कि क्या फ्रिक्शन लगेगा, तो आप क्या जवाब दोगे भाई? फ्रिक्शन लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। और किस डायरेक्शन में लगेगा? पीछे लगेगा। क्यों लगेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए लगेगा। फ्रिक्शन का तो जन्म से देखिए अधिकार है, वो रिलेटिव मोशन को रोकना चाहता है। तो ऐसे केस में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स। ठीक है ना? और बेसिकली इसमें क्या हो रही है? फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही है। तो अगर हमारी कार का व्हील फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगा तो इसका मतलब उस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे लगेगा। अगर फ्रिक्शन लगेगा तो वो क्या करेगा भाई? वो हीट जनरेट करेगा और इसलिए आपकी कार के टायर खराब हो सकते हैं ड्यू टू वेयर एंड टेयर लंबे समय में। समझ आई बात? इसलिए गाड़ी को सही से चलाना चाहिए। अचानक ब्रेक मारने पे जनरली यही होता है। सेकेंड केस में लेता हूं कि VCOM इज लेस देन आर ओमेगा। अब बताइए भाई, अगर VCOM कम हो जाए आर ओमेगा से, यानी ऑब्जेक्ट घूम ज्यादा तेज रही है पर चल नहीं रही उतनी तेज, तो फिर जो कांटेक्ट पॉइंट है उसके पास एक नेट वेलोसिटी पीछे के डायरेक्शन में आ जाती है। आती है कि नहीं? क्या ऐसे केस में स्लिपिंग होगी? बिल्कुल होगी। ग्राउंड रेस्ट पे है, लोएस्ट पॉइंट के पास नेट स्पीड पीछे है, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं बैकवर्ड स्लिपिंग। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अचानक ब्रेक लगाने पर जो पहली सिचुएशन होती है, तो बर्नआउट वगैरह जब हम करते हैं, जैसे मूवीज में एक ही जगह पे कार का पहिया घूमता है, धुआं निकलता है, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, तो वो ये बैकवर्ड स्लिपिंग वाली सिचुएशन है कि आपका व्हील घूम तो रहा है लेकिन वो आगे चल नहीं रहा है उतनी तेजी से। तो ऐसे केस में भी फ्रिक्शन एक्ट करता है, लेकिन इस बार वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो हम फिर कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स फॉरवर्ड। और फिर से आपके व्हील के अंदर हीट जनरेट होगी, वेयर एंड टेयर होगा और आपका पहिया जल्दी घिस जाएगा और आपको नया पहिया खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना भाई? तो ये कहलाती है बैकवर्ड स्लिपिंग। आखिरी और फाइनल केस, अगर VCOM इक्वल हो जाता है आर ओमेगा। अगर VCOM इक्वल हो जाता है आर ओमेगा के, अब मैं कह सकता हूं कि जो कांटेक्ट पॉइंट है उसकी नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरे भाई? जीरो। तो अगर कांटेक्ट पॉइंट की नेट वेलोसिटी जीरो है तो क्या स्लिपिंग होगी? जी नहीं। स्लिपिंग जब होती है जब कांटेक्ट पॉइंट के पास कोई स्पीड हो। तो इसकी नेट स्पीड तो क्या हो गई सर? जीरो। तो क्योंकि यहां पे स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ऐसी सिचुएशन को कहा जाता है प्योर रोलिंग। और अगर स्लिपिंग नहीं है तो क्या फ्रिक्शन एक्ट करेगा? क्या फ्रिक्शन एक्ट करेगा? नो फ्रिक्शन एक्ट्स।
कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। अगर कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो कोई हीट जनरेट होगी? नहीं होगी। तो क्या आपका पहिया कभी खराब होगा? नहीं होगा। आपका व्हील कब तक चलेगा? पूरे जीवन चलेगा, कभी खराब नहीं होगा। और ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए ये केस क्या है? आइडियल केस है। और दुनिया में ऐसा हो पाना संभव नहीं है कि आप एक बार गाड़ी में पहिया डालें और आपकी 7-8 जनरेशन उसी पहिए को चला ले। अगर प्योर रोलिंग संभव होती तो ये जरूर हो पाता। इसलिए आपकी कार कैसे भी चल रही हो, कांस्टेंट स्पीड पे चल रही हो, एक्सिलरेटेड हो, रिटार्डेड हो, रियल लाइफ में या तो फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रही होती है या तो बैकवर्ड स्लिपिंग हो रही होती है। फिजिट स्पिनर कुछ भी हो, प्योर रोलिंग हो पाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मैंने आगे प्योर या परफेक्ट या आइडियल शब्द इस्तेमाल कर लिया, इसका मतलब आप समझ जाया करो कि भैया ये तो होता नहीं है। पर सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? यही है। सवाल किस पे आते हैं? इसी पे आते हैं। अरे क्लियर हुआ? किसे हम कहते हैं प्योर रोलिंग और किसे हम कहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग? बिल्कुल सर, प्योर रोलिंग के केस में गाड़ी बिल्कुल आगे बढ़ेगी। लोएस्ट पॉइंट इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आता है। गाड़ी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है वी वेलोसिटी से। ये गलती मत करना। सेंटर ऑफ मास तो चल ही रहा है ना भाई। ये मत सोचना कि गाड़ी अपनी जगह पे बैठी हुई है। तीनों ही केसेस में चलेगी, लेकिन इसमें एकदम जमीन से चिपक के चलेगी, समझ रहे हो? जरा भी फिसलन नहीं है, एकदम चिपक चिपक के चल रही है। और हेडिंग डाल देते हैं प्योर रोलिंग, क्योंकि वही हमें पढ़ना है। अब क्वेश्चंस में अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हो तो एक समस्या आपको लग सकती है। क्वेश्चन में कई बार तो लिख देंगे वो कि ऑब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग, और कई बार सिर्फ लिख देंगे एन ऑब्जेक्ट इज रोलिंग। अगर सिर्फ रोलिंग भी लिखा है उन्होंने तो उसका मतलब प्योर रोलिंग ही होता है। समझ आई बात? तो या तो वो क्वेश्चन में प्योर रोलिंग लिख देंगे या फिर वो क्वेश्चन में सिर्फ रोलिंग लिख देंगे, तो दोनों का ही मतलब आपको प्योर रोलिंग लेके ही चलना है। कुछ बुक्स में सिर्फ रोलिंग ही बोला जाता है। तो क्या डेफिनेशन होगी इसकी? इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, जिस चीज के ऊपर वो लुढ़क रही है, with respect to that if the object is at rest with respect to the contact surface, तो ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं प्योर रोलिंग। ठीक है ना? इसे हम कहते हैं क्या? प्योर रोलिंग। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। क्या? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। तो अगर मैं यहां पे एक स्टेटमेंट लिख दूं कि फॉर प्योर रोलिंग point of contact must have net speed 0, तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या ये स्टेटमेंट गलत होगा? बताइए। तो आंसर आता है कि भाई ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। क्यों है ये फॉल्स? क्योंकि नेट स्पीड शुड बी 0 विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट सरफेस। सरफेस के रिस्पेक्ट में नेट स्पीड 0 होनी चाहिए। हो सकता है सरफेस ही चल रहा हो। अगर सरफेस 10 से चल रहा है तो फिर कॉन्टैक्ट पॉइंट की स्पीड क्या हो जानी चाहिए? 10 होनी चाहिए ना, तभी तो रिलेटिव 0 होगी। अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपका सरफेस चल रहा है 10 से और आपकी जो ऑब्जेक्ट है उसका कॉन्टैक्ट पॉइंट रेस्ट पे, तो फिर वो प्योर रोलिंग थोड़ी होगी। जैसे देखिए, मैं आपको एक बताता हूं। ये अगर आपका कॉन्टैक्ट सरफेस है जो ग्राउंड पे रखा हुआ था, और ये सरफेस खुद आगे बढ़ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी है, और ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है सी नीचे वाला,
और मैं आपसे पूछूं कि फाइंड नेट स्पीड ऑफ सी, फाइंड नेट स्पीड ऑफ सी if the object is in pure rolling motion with respect to Planck. ये जो Planck है इसके रिस्पेक्ट में अगर प्योर रोलिंग मोशन हो रहा है तो उसकी स्पीड बताइए। तो फिर आप आंसर क्या देंगे भाई? वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज इट मस्ट बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। धरती माँ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर अर्थ की सरफेस पे वो रोल हो रहा होता तो फिर 0 होनी चाहिए, ये बात सही है, पर हर सिचुएशन में ये सही नहीं है। अरे समझ आई क्या बात? क्लियर है? चलिए, तो एक चीज स्टैब्लिश हो गई कि प्योर रोलिंग होने के लिए लोएस्ट पॉइंट जो है यानी कांटेक्ट पॉइंट जो है उसकी नेट स्पीड कांटेक्ट सरफेस के इक्वल होनी चाहिए ग्राउंड के फ्रेम में, या मैं कह सकता हूं कि कांटेक्ट पॉइंट रेस्ट पे होना चाहिए कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में। तो फ्रेम का खेल है सारा, ठीक है ना। अगली चीज पे चलते हैं जो कि है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड। तो मान लेते हैं कि धरती के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग करना चाह रही है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी? तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो है आपकी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि सेंटर ऑफ मास एक फिक्स्ड वेलोसिटी से एक फिक्स डायरेक्शन में चले जा रहा है। तो मैंने मान लिया VCOM और उसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा और रेडियस है इस ऑब्जेक्ट की R। ये आपका कांटेक्ट पॉइंट है C। तो क्योंकि ये ग्राउंड पे हो रहा है, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड तो क्या है? 0। तो यही होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ C, और वेलोसिटी ऑफ C मेरे डायग्राम के हिसाब से होगी VCOM माइनस R ओमेगा, और ये हो जानी चाहिए 0। तो यहां से आपको ओमेगा रिलेशन जो मिलती है वो रिलेशन क्या मिल जाती है कि भाई VCOM ये इक्वल होना चाहिए R ओमेगा। तो जब भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन होगी तो हम कह देंगे कि ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग। और ऐसे केस में क्या कोई फ्रिक्शन लगेगा? नो फ्रिक्शन विल एक्ट। अरे भाई, क्योंकि फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है, रेस्ट पे है हमारा जो कांटेक्ट पॉइंट है। तो सिचुएशन क्या आ गई? VCOM होना चाहिए R ओमेगा। समझ आई बात? या फिर लोग इसे इस तरह से भी याद रखते हैं कि ओमेगा होना चाहिए VCOM बाय R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, कोई बड़ी चीज नहीं है। क्लियर है? अब ऑब्वियसली ये तो बहुत ही आसान हो गया, लेकिन अगर आपकी सरफेस ही मूव करने लग जाए, ये तो मैंने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको कंडीशन बताई, कोई अगर आपसे थोड़ी सी मेहनत करवाना चाहेगा, बहुत थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, तो वो क्या करेगा? सवाल को थोड़ा सा पेचीदा कर देगा इस तरह से कि मैं ले लूंगा एक ऑब्जेक्ट जिसका सेंटर ऑफ मास आगे मूव कर रहा है, मान लेते हैं 2V0 से, और बॉटम मोस्ट पॉइंट मूव कर रहा है मान लेते हैं V0 से। तो अब मैं आपसे पूछ लूंगा कि जो ओमेगा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर प्योर रोलिंग। अगर हम प्योर रोलिंग करवाना चाहते हैं तो ओमेगा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? तो आपको बस क्या करना है भाई, आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि क्योंकि ओमेगा क्लॉकवाइज है तो उस वजह से वेलोसिटी इधर आएगी R ओमेगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 2V0 भी इसके पास आएगी, और जो नीचे ग्राउंड का पॉइंट है, बेसिकली प्लैंक का जो पॉइंट है, वो आगे बढ़ रहा है V0 से।
तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी आगे होनी चाहिए v नॉट, यानी 2v नॉट माइनस आर ओमेगा, ये होना चाहिए v नॉट, या ओमेगा होना चाहिए v नॉट बाय आर। तो अगर आप ये रट लेते ना कि VCOM बाय आर से प्योर रोलिंग होती है, तो फिर VCOM तो 2v नॉट था, तो आप 2v नॉट बाय आर आंसर दे देते, पर वो क्या हो जाता, गलत। VCOM बाय आर ओमेगा पर प्योर रोलिंग तभी होगी अगर प्योर रोलिंग ग्राउंड पे हो रही है या किसी ऐसे सरफेस पे हो रही है जो कि रेस्ट पर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे समझ आई क्या बात? बोलिए। चलो तो फिर एक आध सवाल करके बता दो। आपको बताना है फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बताना है आपको। फॉर ऑब्जेक्ट टू परफॉर्म प्योर रोलिंग। अगर हम ऑब्जेक्ट को चाहते हैं कि वो प्योर रोलिंग करे तो क्या होनी चाहिए? चलो एक ऑप्शन में ये ले लेता हूं, ठीक है ना। मान लो कि ये चल रहा है 4v नॉट से, ये चल रहा है v नॉट से, रेडियस r है। दूसरे में मैं ले लेता हूं, ठीक है ना, ये आपका चल रहा है 4v नॉट से, और ये आपका चल रहा है मान लेते हैं 7v नॉट से। और तीसरा मैं ले लेता हूं, ये आगे चल रहा है आपका 2v नॉट से, और ये आगे चल रहा है आपका 2v नॉट से। और डी में ले लेता हूं, ये आगे चल रहा है आपका 2v नॉट से, और ये आगे चल रहा है 2v नॉट से। चलिए भाई, ए बी सी डी 4 क्वेश्चंस हैं, चारों का जवाब बताइए। चलो देखो, तो करने के लिए क्या करना होगा, आपको एक अज्यूम करना होगा ओमेगा। मैं मान लेता हूं क्लॉकवाइज है ओमेगा। ऐसा करने से हमेशा बेटर ये होता है कि सी पॉइंट की स्पीड आप डायरेक्टली लिख सकते हो 4v नॉट माइनस आर ओमेगा, क्योंकि मैं ओमेगा क्लॉकवाइज मानूंगा तो फिर उसके पास वेलोसिटी पीछे आएगी। तो ये है सी पॉइंट की नेट वेलोसिटी, और ये भाई इक्वल हो जानी चाहिए किसके, कॉन्टैक्ट सरफेस की वेलोसिटी के, यानी वी नॉट के। तो ओमेगा मिल जाता है आपको 3v नॉट बाय आर, क्योंकि पॉजिटिव आंसर आया है, यानी मेरा अजम्पशन सही था और क्लॉकवाइज ऑब्जेक्ट रोटेट कर रही होगी। सेकेंड केस में भी मैं मान लेता हूं ओमेगा पीछे की तरफ है। अब नेट वेलोसिटी हो जाएगी 4v नॉट माइनस आर ओमेगा, और ये हो जानी चाहिए प्लैंक की वेलोसिटी के इक्वल, यानी कि 7v नॉट। यहां से ओमेगा मुझे मिलेगा -3v0/r। माइनस साइन ये बता रहा है कि भाई आपने ओमेगा उल्टा माना है। एक्चुअली प्योर रोलिंग के लिए बॉल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रही होगी, तो इसका आंसर मैं बोलूंगा ओमेगा होना चाहिए 3v0/r, बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बात समझ आई? माइनस साइन ने बताया कि हमारा अजम्पशन गलत था। इस केस में फिर से मैं मान लेता हूं कि भाई इधर हो रहा है, पर इसमें आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो बेटर होगा आप इस डायरेक्शन में मानो, ताकि ऑपोजिट मिले इसको वेलोसिटी। तो 2v नॉट माइनस आर ओमेगा, ये इक्वल हो जाना चाहिए किसके, बताइए। थोड़ा सा ट्रिकी है, इसे मैं इक्वल किसके करूं, 2v नॉट के या -2v नॉट के? -2v नॉट के, बिल्कुल सही बात है। सोच के देखो, ये जो आपने नेट वेलोसिटी लिखी है 2v नॉट माइनस आर ओमेगा, इसमें 2v नॉट को पॉजिटिव लिखा है, यानी आप मान रहे हो कि इसके पास नेट वेलोसिटी लेफ्ट में आएगी। तो ये इक्वल होना चाहिए -2v नॉट के, या ओमेगा आपको मिलेगा कितना, 4v नॉट बाय आर। और क्योंकि हमारा आंसर सही है, यानी हमारा अजम्पशन भी सही है, एंटी क्लॉकवाइज आंसर आएगा। और फाइनल केस में मैं मान लेता हूं ओमेगा है क्लॉकवाइज, तो मैं कहूंगा 2v नॉट माइनस आर ओमेगा, ये इक्वल होना 2v नॉट, और ओमेगा आएगा 0। तो क्या आप 0 आंसर दोगे? नहीं, आप कह दोगे कि भाई प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल, प्योर रोलिंग इज नॉट पॉसिबल।
जीरो ओमेगा का मतलब क्या होता है? घूमेगा नहीं, और घूमेगा नहीं तो प्योर रोलिंग बोलेंगे क्यों उसे? वो तो उसके ऊपर सिर्फ रखा हुआ है ना? तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग कर रही है या नहीं कर रही है। बात समझ आई? चलिए, तो पहला केस हमने ले लिया। अगर हमारी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से प्योर रोलिंग कर रही है तो उसके कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी और कांटेक्ट सरफेस की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। और साथ ही साथ ये भी पता लग गया कि उस केस में कोई भी फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है और ऑब्जेक्ट अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए जीवन भर चलती रहेगी। पर मान लो कि एक केस आ जाए जिसमें आपकी ऑब्जेक्ट एक्सिलरेटेड है। ऑब्जेक्ट एक्सिलरेटेड है लेकिन ये बोला गया है कि इट परफॉर्म्स प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि कांटेक्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में लोएस्ट पॉइंट हमेशा जीरो स्पीड के साथ रहता है। ऑल्दो हर पॉइंट की स्पीड बढ़ रही है क्योंकि ये एक्सिलरेटेड ऑब्जेक्ट है, पर फिर भी लोएस्ट पॉइंट की नेट स्पीड जीरो ही रहती है। तो मैं मान लेता हूं कि ये आगे बढ़ रहा है VCOM से और इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है ACOM, पूरी ऑब्जेक्ट का। ठीक है ना? तो अब एक चीज तो क्लियर है भाई कि अगर मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये सारी बात कर रहा हूं और इसके पास एक ओमेगा भी होगा, ओमेगा, तो फॉर प्योर रोलिंग एट एनी इंस्टेंट किसी भी इंस्टेंट पे जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो वो आर ओमेगा की इक्वल होनी चाहिए, है कि नहीं? प्योर रोलिंग के लिए किसी भी रैंडम इंस्टेंट पे अगर मैं उठा लूं और आप कह रहे हो कि प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब इस समय पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी इक्वल होनी चाहिए आर ओमेगा के, उस समय के ओमेगा के। अब यहां पे ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है और ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेटेड है तो VCOM लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो ओमेगा भी लगातार क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, है कि नहीं? तभी तो ये इक्वल रह पाएंगे। ओमेगा शुड ऑल्सो इंक्रीज। सही कही क्या मैंने बात? अब ओमेगा को कौन बढ़ा सकता है सर? एक्सेलरेशन बढ़ाता है लीनियर वेलोसिटी, तो कौन बढ़ाएगा एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर एक्सेलरेशन, है कि नहीं? सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन ही एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ा सकता है। अब इस ऑब्जेक्ट को जरा ध्यान से देखो। ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना? और मान लेते हैं इस पे फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं। फोर्सेस लगते हैं mg और एक लगता है नॉर्मल। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में बोलूं तो क्या mg कोई टॉर्क पैदा कर रहा है? टॉर्क ऑफ mg अबाउट सेंटर ऑफ मास आएगा जीरो, क्योंकि वो पॉइंट से पास हो रहा है। सिमिलरली टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा जीरो, क्योंकि वो भी पॉइंट से पास हो रहा है। अब आपको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास ओमेगा इस तरफ है और आपको ओमेगा बढ़ाना है, यानी आप चाहते हो अल्फा शुड ऑल्सो बी देयर। अल्फा शुड बी देयर क्योंकि हमें ओमेगा को बढ़ाना है, क्योंकि VCOM हमेशा रहना चाहिए आर ओमेगा की इक्वल और VCOM बढ़ता जा रहा है। तो अल्फा के लिए तो टॉर्क चाहिए। टॉर्क कहां से आएगा? तो अब ऐसी सिचुएशन में भाई फ्रिक्शन आ जाता है पिक्चर में, क्योंकि भाई mg तो टॉर्क दे नहीं सकता, नॉर्मल टॉर्क दे नहीं सकता, एक्सटर्नल फोर्स आपने कोई लगाया नहीं है। तो फिर इकलौता एक्सटर्नल फोर्स जो कि ग्राउंड अपने आप लगा सकता है वो कौन सा है? फ्रिक्शन। तो क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा? बताइए, क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा? इफ अल्फा शुड बी देयर तो मैं कह सकता हूं नेट टॉर्क शुड बी देयर। अगर अल्फा आपको चाहिए तो नेट टॉर्क आपको चाहिए। अगर नेट टॉर्क आपको चाहिए तो कहीं ना कहीं से फोर्स भी चाहिए। तो क्या फ्रिक्शन लगने लग जाएगा? क्या काइनेटिक फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा? हाँ या ना बोलो जल्दी से फटाफट, क्या कर रहे हो सब लोग? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, अरे बोलो भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन कैन नॉट एक्ट
क्यों? क्योंकि स्लिपिंग नहीं हो रही। अरे स्लिपिंग नहीं हो रही तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, पर स्टैटिक फ्रिक्शन तो मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता ही नहीं है। तो फिर यहां पे एक नया फ्रिक्शन पिक्चर में आता है जिसे नाम दिया गया रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, और रोलिंग फ्रिक्शन टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। इसमें और स्टैटिक फ्रिक्शन में अंतर क्या है मैं आपको बताऊंगा, पर अभी बस ये याद रखो कि भाई कौन सा फ्रिक्शन लगने लग जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है ताकि वो टॉर्क प्रोवाइड कर सके। अब टॉर्क निकालना आपको आता है। अगर ऑब्जेक्ट आगे एक्सेलरेट हो रही है, ऑब्जेक्ट आगे एक्सेलरेट हो रही है, तो आपको अल्फा ऐसे ही चाहिए ओमेगा की डायरेक्शन में ताकि आप बढ़ा सको। तो अल्फा आपको चाहिए इनटू द प्लेन। हाथ से घुमा के देखो, राइट हैंड से, राइट हैंड से घुमा के देखो, अल्फा किधर है, इनटू द प्लेन। तो टॉर्क भी किधर चाहिए, इनटू द प्लेन। सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लगाना है, तो फ्रिक्शन या तो आगे लग सकता है या पीछे लग सकता है। यह है आपका आर वेक्टर, आर क्रॉस एफ से टॉर्क आएगा। टॉर्क चाहिए इनटू द प्लेन, अल्फा आपको चाहिए इनटू द प्लेन, तो टॉर्क भी चाहिए इनटू द प्लेन। तो फ्रिक्शन कहां लगना चाहिए, आगे या पीछे? तो आर क्रॉस एफ इनटू द प्लेन के लिए फ्रिक्शन लगना चाहिए पीछे। फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स, फ्रिक्शन एक्ट्स बैकवर्ड्स। अरे समझ आई क्या बात, बताइए, समझ आई क्या बात? तो अगर मैं आपसे कंक्लूजन की बातें करूं कि क्या कंक्लूड किया है हमने अभी तक जो पढ़ा है, उससे पहला जरूरी पॉइंट है वो ये है कि फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग contact point must be at rest with respect to contact surface, contact surface। या मैं कह सकता हूं कि velocity of contact point should be equal to velocity of contact surface। इस तरह से याद रखो, ना कि वो सीधी रिलेशन रट लो। समझ आई बात? दूसरी चीज हमें जो पता लगी वो ये है कि if object performs pure rolling at constant velocity, at constant velocity, then no friction acts on the object, acts on the object। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से प्योर रोलिंग कर रही है तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। बट इफ द ऑब्जेक्ट is accelerated or deaccelerated, उस केस में एक नया फ्रिक्शन आया है जिसे हम कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन acts in such a way, in such a way that it maintains, that it maintains condition of pure rolling, condition of pure rolling। बात समझ आई कि नहीं? तो ऑन ग्राउंड क्योंकि जनरली हम यूज करते हैं, तो ऑन ग्राउंड हमें पता है VCOM ये होना चाहिए आर ओमेगा। तो अगर आप इसे टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिलता है ACOM इज इक्वल टू आर अल्फा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में भी जो रिलेशन आपको मिलती है वो ये मिल जाती है। बात समझ आई कि नहीं? और रोलिंग फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो ये टॉर्क प्रोवाइड करेगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में कुछ बातें, तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आपको याद हो तो उसकी वैल्यू होती थी म्यू इंटू एन, म्यू एस इंटू एन, है कि नहीं? तो रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू के इंटू
सॉरी म्यू एस इंटू एन, क्या बोल रहा हूं मैं, रोलिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू आर इंटू एन। समझ आई बात? और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इक्वल हो जाती है म्यू एस इंटू एन के। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वहां तक मैक्सिमम रोलिंग फ्रिक्शन लग सकता है। यानी रोलिंग फ्रिक्शन 0 से लेके स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू तक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग सकता है। लेकिन एक और खास बात है, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके पास एक रिंग है, ठीक है ना, एक डिस्क है, एक हॉलो स्फीयर है और एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, सबका मास m है अगर मैं ये बोल दूं, और सबकी रेडियस r है मैं अगर ये बोल दूं, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सबके लिए सेम आएगी? सेम मटेरियल के बने हुए हैं, बताइए। अरे बोलो भाई, आएगी क्या? सेम मटेरियल, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूं सेम म्यू है सबका, सेम म्यू एस है अगर, तो ऑल हैव सेम एफ एस मैक्स। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू सबके लिए सेम आएगी। लेकिन खास बात यह है कि किसी भी समय पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा इन ऑब्जेक्ट्स पर, अगर वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल नहीं है, बीच में कुछ है, तो उसकी वैल्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर भी डिपेंड कर जाती है। यानी सबके लिए म्यू के जो है वो अलग होगा। तो म्यू के, दिस डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये थोड़ी सी विचित्र बात है, इससे पहले स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन में ये सब समस्याएं नहीं आ रही थी। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पर। तो जैसे क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के दिया रहता था, म्यू आर कोई देता नहीं है आपको, सॉरी म्यू आर लिखना चाह रहा हूं मैं, म्यू आर आपको कोई देता नहीं है, रोलिंग फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट आपको कोई देता नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है शेप टू शेप, ऑल्दो मास सेम हो और रेडियस सेम हो। तो नॉर्मल भी सेम है सबका, पर इसकी वैल्यू सबके लिए क्या होती है? अलग होती है। बात समझ आई क्या? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन से अलग है। अल्टीमेटली मैं ये कहना चाह रहा हूं ये स्टैटिक फ्रिक्शन से अलग है। दिस विल डिपेंड ऑन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो, जबकि इससे पहले सिर्फ मास पे डिपेंड करता है जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है ना। और एक खास बात, क्या ये एनर्जी वेस्ट कर सकता है? तो नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन कैन नॉट वेस्ट एनर्जी, इट इज नॉन डिसिपेटिव। यानी अगर किसी क्वेश्चन में रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है तो आप एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन कैन बी यूज्ड। समझ आई बात? जबकि आपका काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है तो ये चीज हम नहीं कर पाते। रोलिंग फ्रिक्शन याद रखना है क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन का टाइप है, तो ये जब भी लगता है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। अगर धरती पे आपसे कोई ये सवाल करे कि बताइए प्योर रोलिंग के केस में रोलिंग फ्रिक्शन लगता है या नहीं, तो आप कहेंगे कि भाई अगर हमारी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो नहीं लगता, लेकिन हमारी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड है या डी एक्सेलरेटेड है तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, और वो इस तरह से लगता है कि वो प्योर रोलिंग की कंडीशन को मेंटेन करके रख सके। समझ आया? चलिए देखते हैं कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो मान लो मेरे पास एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। कोई आपसे सिर्फ इतना कह देगा कि भाई ये सरफेस जो है ना वो रफ है, और सेंटर ऑफ मास पे मैं लगा रहा हूं एक फोर्स F। ये आपके पास एक रिंग है जिसका मास m है और रेडियस r है। फॉर रिंग टू परफॉर्म
प्योर रोलिंग ऑलवेज फाइंड, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। पहली चीज एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, एक्सेलरेशन ऑफ रिंग, और दूसरी चीज फ्रिक्शन ऑन रिंग। हमें यह बताना है कि भाई रिंग का एक्सेलरेशन क्या होगा और रिंग का फ्रिक्शन क्या होगा। ये सवाल आपको नहीं करना है, मैं करके दिखा रहा हूं, अगला सवाल आप कर लीजिएगा। तो देखो भाई, सबसे पहले तो आपको ये सोचना होगा कि आपके फोर्स लगाने से क्या ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगी। बोलो भाई बोलो। जो आपने फोर्स लगाया है उस हिसाब से क्या ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट होना चाहिए? हाँ बिल्कुल। अब अगर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है तो एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट पे तो रोलिंग फ्रिक्शन लगता है, ये हम रट चुके हैं। यानी रोलिंग फ्रिक्शन आपको अज्यूम करना पड़ेगा किसी एक डायरेक्शन में। अब ये आपकी श्रद्धा है, आप कहीं भी चुन सकते हैं। तो मान लो कि मैंने माना कि रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट करने लग जाता है पीछे के तरफ। याद रखना, अज्यूम हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन ही करते हैं। तो मैंने मान लिया कि पीछे की तरफ रोलिंग फ्रिक्शन लगता है। अब सिर्फ मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना शुरू करूंगा। मैं मान लूंगा कि ऑब्जेक्ट का आगे की तरफ एक्सेलरेशन है a और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। सबसे पहली इक्वेशन एनएलएम से अगर बनाई जाए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो आगे लगने वाला फोर्स माइनस पीछे लगने वाला फोर्स, ये होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए। एक आपने एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाई, एक आप रोटेशन की इक्वेशन बनाओगे, क्योंकि अल्फा है आपके पास, तो आपको पता है नेट टॉर्क ये होना चाहिए आई अल्फा। धरती ने जो mg लगाया उसका टॉर्क जीरो, क्योंकि वो इसी पॉइंट पे लग रहा है। धरती ने जो नॉर्मल लगाया उसका टॉर्क जीरो, क्योंकि वो भी सेंटर पर ही लग रहा है। और जो एक्सटर्नल फोर्स F लगाया गया है उसका टॉर्क भी जीरो, क्योंकि वो भी सेंटर पर ही लग रहा है। तो इकलौता टॉर्क जो बचा वो किसका बचा? फ्रिक्शन का। तो आप लिखोगे फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मिलेगी रेडियस के इक्वल। मैं जानना चाहूंगा डायरेक्शन क्या होगी, तो आर, हमेशा डायरेक्शन लिखना, हमेशा आर क्रॉस एफ, राइट हैंड रूल से अगर आप करते हो तो डायरेक्शन मिलती है इनटू द प्लेन। ये होना चाहिए आई। इसके अबाउट टॉर्क लिखा था तो इसी के अबाउट आई लिखेंगे। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट होता है एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन मैंने बना ली हैं, एक रोटेशन की, एक ट्रांसलेशन की। तीन अननोन है हमारे पास, फ्रिक्शन अननोन है, एक्सेलरेशन अननोन है और एंगुलर एक्सेलरेशन अननोन है। तो यही पिक्चर में आ जाती है कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग। कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग, जो आपको पता है कि A इक्वल होना चाहिए आर अल्फा के। तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहां से अगर आप वैल्यू पुट करते हो, आर से आर कट गया है, फ्रिक्शन आपको जो मिलेगा, आर अल्फा को लिख दो A, तो वो मिल जाएगा एम ए। उठा के ऊपर रख देते हैं तो F माइनस एम ए, ये होना चाहिए एम ए। और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें जो मिल जाती है वो मिल जाती है F बाय 2m। बात समझ आई क्या? अरे बोलो भाई। तो एक्सेलरेशन F बाय एम नहीं है, अगर स्मूथ सरफेस होता तो F बाय एम होता, पर एक्सेलरेशन है F बाय 2m। और एक्सेलरेशन आ गया F बाय 2m, तो आपको फ्रिक्शन भी मिल जाएगा इक्वेशन में, ऊपर उठा के रख दो यहीं पर। F बाय 2m, m से m कट जाएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी F बाय 2। बोलिए। यानी तीन इक्वेशन बनानी है चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए। तीन इक्वेशन बनाइए, सॉल्व कीजिए, आपको मिल जाएगा एक्सेलरेशन भी और फ्रिक्शन भी। किसी को कोई डाउट? बोलो भाई। तो एक सवाल आपके लिए, थोड़ा सा अलग दूंगा मैं, एकदम सेम नहीं करा रहा हूं। सॉलिड सिलेंडर आपके पास है, मास m है, रेडियस r है। ध्यान से करना थोड़ा। इस बार मैंने फोर्स लगाया है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो आपको बताना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और बी आपको बताना है फ्रिक्शन ऑन सिलेंडर। फ्रिक्शन ऑन सिलेंडर। ट्राई करो भाई।
चलो देखो, तो अगर आपने इक्वेशन भी सही बना ली है तो भी बहुत बढ़िया बात है, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप वही मैं सोचूंगा कि ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट हो रही है तो मुझे फ्रिक्शन अज्यूम करना है। मुझे अच्छा लगता है हमेशा पीछे फ्रिक्शन अज्यूम कर लेना। सबसे पहले इक्वेशन NLM से बनाई जाएगी। आगे लगने वाला फोर्स माइनस पीछे लगने वाला फोर्स, ये होना चाहिए मास इनटू एक्सेलरेशन, जहां हमने माना है कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन a है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। सेकेंड इक्वेशन में बनाऊंगा रोटेशन से। सेंटर के अबाउट टॉर्क लिखना है। mg और नॉर्मल का टॉर्क 0 है, लेकिन भाई इस बार जो F आपने लगाया है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और जो फ्रिक्शन है वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, तो हमें दोनों का टॉर्क लिखना है। तो मैं लिखूंगा F इंटू आर, आर क्रॉस एफ से इंटू द प्लेन आता है, प्लस F इंटू आर, ये भी इंटू द प्लेन आता है, ये होना चाहिए I। सॉलिड सिलेंडर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 इंटू अल्फा। ये बनी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर आपने इक्वेशन सही बना ली थी बहुत अच्छी बात है। तीसरी इक्वेशन बहुत ही आसान, कंडीशन ऑफ प्योर रोलिंग A बराबर R अल्फा, तीसरी इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लें, ये हो गया F प्लस F, ये होना चाहिए M A/2। इसे मैं इक्वेशन 4 बोल देता हूं। 1 + 4 अगर आप कर देते हो, सॉल्व करना वैसे सबको आना चाहिए, मैं क्यों बता रहा हूं, पर 1 + 4 अगर आप करते हो तो आपको यहां से मिलेगा 2F, ये हो जाना चाहिए 3ma/2 और A आपको मिलता है 4F/3m। ये है आपका एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे समझ आई क्या बात? 4F/3m। इसको उठा के अगर आप ऊपर रख देते हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मिलेगी F - 4F/3, यानी कि -F/3। इसका मतलब क्या हुआ? फ्रिक्शन आया -F/3, इसका अर्थ ये है कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू F/3 बट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ना कि बैकवर्ड डायरेक्शन। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं? आपने जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन मानी थी उससे उल्टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, बस। तो अगले लेक्चर में इसे रिवाइज करके रखें। नेक्स्ट लेक्चर जो कि कल है, इसी के आगे हम इसके ऊपर और क्वेश्चंस करेंगे, इसी से रिलेटेड पुली प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी करेंगे, ठीक है। और धीरे धीरे अंत की ओर चलेंगे रोटेशन के, अभी काफी दूर है वैसे, पर यही सब करना है, ठीक है ना।